नमस्कार साथियों। एनवायरमेंटल साइंस का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देखा होगा और आज पार्ट 3 में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नए टॉपिक पढ़ने से पहले हम पार्ट 2 में क्या-क्या पढ़ा था वो टॉपिक देखते हैं। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जिसके प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैकेल थे। पारिस्थितिक तंत्र, जिसके प्रथम प्रयोगकर्ता एटांसले थे। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा संघटक। और फिर जैविक घटक में हमने बात की थी स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक, जैव घटक या वियोजक। और फिर परपोषित संगठक को बांटा शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में। और जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित संगठक को हमने बांटा परजीवी, मृतजीवी, प्राणी, संभोजी में। फिर हमने जैव घटक के वियोजक में बात की अपरदकारी और कवक व बैक्टीरिया के बारे में। और फिर हमने बात की ऊर्जा संगठक में लिंडमैन का ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम, ये हमने बात की। और हमने यहाँ पर एक बात की कि जहाँ पर सूर्य ताप ज़्यादा होगा वहाँ पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होगी और जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा नया टॉपिक है पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। देखिए, पारिस्थितिक संगठन का प्रथम जो स्तर है वो जीव है। और जीव क्या है? कोई एक विशिष्ट पादप है या कोई विशिष्ट एक प्राणी, वो जीव होगा। और इन विशिष्ट पादपों या प्राणियों का जो समूह है उसे हम कहते हैं जनसंख्या। और किसी क्षेत्र विशेष में इन विभिन्न प्रजातियों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय। और किसी विशेष क्षेत्र में इन विभिन्न प्रजातियों के समूह को यानी समुदायों और वहाँ के पर्यावरण का जो योग है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और सभी पारिस्थितिक तंत्रों का जो योग है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। यानी पारिस्थितिक संगठन के स्तर कौन कौन से? जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव मंडल। आपको समझ में आ गया होगा कि एक विशिष्ट पादप या प्राणी तो जीव, और इन विशिष्ट पादप प्राणियों के समूह जनसंख्या, और विभिन्न प्रजातियों का समूह समुदाय, और विश्व एक किसी क्षेत्र में जैविक पर्यावरण और समुदायों का योग पारिस्थितिक तंत्र, और सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग जैव मंडल। समझ में आ गया होगा ये बात तो। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है। मैं इस चार्ट को आपको पूरा दिखाने के लिए कैमरा ऑफ करता हूं, जिससे पूरा चार्ट आपको क्लियर दिखाई दे। कोशिश करता हूं कि आपको पूरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा क्लियर। यानी हम बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र है जो दो प्रकार का है। एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र यानी आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक पारितंत्र के एग्जाम्पल क्या है? कोई भी घास का मैदान है, जंगल है, नदियां आदि। और कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं कोई पार्क है, बगीचा है, खेत है, कृत्रिम झील है, नहर है, तालाब है, कोई बांध है, कोई भवन, शहर, एक्वेरियम। ये सब क्या है? कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र, यानी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है वो कृत्रिम पारितंत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम को मेनली दो भागों में बांटा है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय पारितंत्र में हम पढ़ते हैं, स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि। जैसा हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि वन वन जो है वो उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उत्तरी शंकुधारी या टैगा वन। तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो भी दो भागों में बांटा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें आप मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो भूमध्य विषुवत रेखा के पास होते हैं और जहाँ पर सूर्य ताप ज़्यादा होता है, और हमने पहले ही पढ़ा है कि जहाँ पर सूर्य ताप ज़्यादा होगा वहाँ पारिस्थितिकी उत्पादकता भी ज़्यादा होगी, और पारिस्थितिक उत्पादकता ज़्यादा होगी यानी वहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं घास के मैदान। घास के मैदान में हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के एग्जाम्पल हैं जैसे लानोज जो कोलंबिया वेनेजुएला में, कैंपास ब्राजील में, मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका में सवाना घास के मैदान हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं उनको,
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी, हंगरी के घास के मैदानों को पुष्टाज, अरेंज अर्जेंटीना उरुग्वे के घास के मैदान को पंपास, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी और यूराल क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। मरुस्थल की हम बात करते हैं तो मरुस्थल भी दो प्रकार का, गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं सहारा, थार, कालाहारी, सोनोरन आदि। शीत मरुस्थल के एग्जाम्पल गोबी, ग्रेट बेसिन, तकला मकान आदि। यहाँ पर हमने बात की स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की। अब हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। नाम से ही पता चल रहा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जल होगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को तीन भागों में बांटा, स्वच्छ जल या अलवणीय जल, लवणीय सागरीय पारितंत्र, एक संक्रमणकाली पारिस्थितिक तंत्र है। संक्रमणकाली पारिस्थितिक तंत्र को तीन भागों में बांटा, एक तो ज्वारनदमुख एस्चुरी, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स और एक मैक्रो। ज्वारनदमुख क्या है? यदि नदी, समुद्र और भूमि मिलकर एक विशेष प्राकृतिक स्थान का निर्माण करते हैं उसे ज्वारनदमुख कहते हैं। और आर्द्रभूमि दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल तथा ताजा या खारा व लवणयुक्त जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं। भारत की आर्द्रभूमियां जैसे तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर, हिमाचल प्रदेश में पोंगडेम झील, चंद्रताल, रेणुका। रेणुका जो आर्द्रभूमि है वो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है भारत में। केरल में अष्टमुडी, बेम्बनाद और ओडिशा में चिल्का झील, भितरकणिका। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, असम में दीपोर बिल, गुजरात में नल सरोवर, कश्मीर में वुलर, पंजाब में हरिके बैराज, राजस्थान में है सामर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा में रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक झील और भी बहुत सारी आर्द्रभूमियां भारत में हैं। मैग्रोव में इसमें लवणीय जल को सहने की उच्च क्षमता पाई जाती है, यानी मैग्रोव वनस्पति में लवणीय जल को सहने की क्षमता उच्च पाई जाती है और ये वनस्पति एक उभयचर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं। पारिस्थितिक तंत्र की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, और दूसरी जो समस्या है वो मरुस्थलीकरण है। और मरुस्थलीकरण जो है तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक समझौता हुआ था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह 1994 में एक समझौता हुआ था। यह मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन की समस्या के समाधान हेतु अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कार्यरत है। और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत में भी कई संस्थाएं हैं, जिसमें एक संस्था है काजरी, जिसका संस्थान है जोधपुर में। एक है आफरी जो संस्थान है जोधपुर में। काजरी जो संस्थान है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और उसका उद्देश्य है मरु क्षेत्र में वन विकास करना। और यह जो काजरी संस्थान है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो अगली जो पारिस्थितिक तंत्र की समस्या है वो सुपोषण है। सुपोषण क्या है? कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, सीवेज का गंदा पानी, औद्योगिक कचरा इत्यादि किसी जलीय पारितंत्र में पहुंचकर पोषकों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। यह प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है। यानी जब हम खेती करते हैं तो उसमें जो खाद डालते हैं, उर्वरक, और ये सीवेज का जो गंदा पानी होता है या उद्योग धंधों का कचरा है या रासायनिक पदार्थ है, वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से जलीय पारितंत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर पोषकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और इसी वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। और जलीय पारितंत्र में पोषकों की मात्रा में अचानक हुई वृद्धि से शैवालों की संख्या में अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, जिससे जल सतह पर शैवालों की परत जब बन जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये शैवाल स्वच्छ जल एवं समुद्री जल दोनों में वृद्धि करते हैं। इन शैवालों के एग्जाम्पल हैं डिनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल। ये शैवाल जल का रंग भी परिवर्तित कर देते हैं। सभी प्रकार के ब्लूम चाहे वे हानिकारक हों या न हों एवं उनका रंग कैसा भी हो, वे लाल ज्वार रेड टाइड कहलाते हैं।
यानी हमने आज के पार्ट में पढ़ा कि पारिस्थितिक संगठन के स्तर कौन कौन से हैं और पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक में हमने पढ़ा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारितंत्र, और उसके बाद में हमने पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं। यहाँ पर आर्द्र भूमि से संबंधित एक कन्वेंशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्द्र भूमि से संबंधित कन्वेंशन हुआ था रामसर सम्मेलन। यह 2 फरवरी 1971 में हुआ था। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन था, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं इसी के साथ इस पार्ट को कंप्लीट करता हूँ और फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसी तरह। जय हिंद, जय भारत।